हाय। पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की बुक में हमने फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, सेकंड राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन एंड द फोर्थ वन एग्जीक्यूटिव, ये 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 लेजिस्लेचर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस, चुनाव होना क्यों इतना ज़रूरी है, एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन एडॉप्टेड इन इंडिया। और हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया है वो मेथड है इलेक्शन एडॉप्टेड इन इंडिया में। लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो ये जो चुनाव होता है इसमें आते हैं चुन के ये लेजिस्लेचर हो सकते हैं विधायक या फिर सांसद। ये इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं और वर्क करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इन दिस चैप्टर यू वुड स्टडी हाउ इलेक्टेड लेजिस्लेचर फंक्शन, ये कैसे काम करते हैं, एंड हेल्प इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट द कंपोजिशन फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद इन इंडिया, एंड देयर इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। After reading this chapter, you would know what is the importance of the legislature, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, the function and powers of Parliament of India, the law making procedure, लॉ जो बनता है, बिल आता है, फिर वो एक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये पूरा किस तरीके से होता है, हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। नाउ एग्जीक्यूटिव मतलब जो सरकार बनाते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए। तो पार्लियामेंट इनको कैसे कंट्रोल करती है, एंड हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट्स इटसेल्फ। लेट अस बिगिन। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। पहला सवाल उठता है कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। लेजिस्लेचर इज़ नॉट मेयरली अ लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर केवल और केवल लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, इसके बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर. It is the center of all democratic political process. It is packed with action, walkouts, protest, demonstration, unanimity, concern and cooperation. ये सारे इसके different features हैं. All these serve very vital purposes. Indeed, जो genuine democracy है is inconceivable without a representative. तो democracy में representative होना तो ज़रूरी होता है. That is why it is called representative form of government. एफिशिएंट और इफेक्टिव लेजिस्लेचर भी ज़रूरी है। लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। रिप्रेजेंटेटिव उनको अकाउंटेबिलिटी लाता है। दिस इज इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। येट इन मोस्ट डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर्स आर लूजिंग सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव। डेमोक्रेसी में जो कानून बनाने वाले हैं वो पीछे हो रहे हैं और एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ता जा रहा है। इन इंडिया टू कैबिनेट इनिशिएट करती है पॉलिसी, सेट करती है एजेंडा फॉर गवर्नेंस और कैरी करती है देम थ्रू। दिस हैज़ लेड सम क्रिटिक्स टू रिमार्क दैट पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइन। पार्लियामेंट का जो रोल है वो डिक्लाइन हो गया है। जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट वो भी काफ़ी इरेगुलर हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सेशंस में प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो पाता है। बट इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स मस्ट रिटेन मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर. A strong leader has to face the parliament and answer to the satisfaction of the parliament. तो पार्लियामेंट का सेटिस्फेक्शन ज़रूरी होता है एग्जीक्यूटिव को वर्क करने के लिए. Herein lies the democratic potential of the parliament. It is recognized as one of the most democratic and open forum of debate. हम अक्सर ऐसा सुनते हैं पार्लियामेंट में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये एक ओपन फोरम है डिबेट का. On account of its composition, it is the most representative of all organs of the government. See, जितने सांसद हैं ये डिफरेंट एरिया से डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एस्पायरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट इज़ अबव ऑल वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट. सो ये एक एक्टिविटी है. कंसिडर करें न्यूज़पेपर रिपोर्ट है एंड देन थिंक व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो लेजिस्लेचर. After reading each news report, state how the legislature succeed or failed in maintaining control over the executive. जैसे ये कुछ रैंडम न्यूज़ बाइट्स हैं. 28 जनवरी फरवरी 2002 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसे कुछ अनाउंस किया और फिर इसके क्या रिजल्ट्स होंगे. सिमिलरली 11 मार्च 2002 को एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है.
इस पूरे डिबेट में यहाँ पे न्यूज़ आइटम्स के थ्रू बताया है कि जो पार्लियामेंट है वो जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो सांसद है, संसद है, वो जो सरकार बनाई है उसको, एग्जीक्यूटिव को रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है. सो दिस इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट. सो वाई डू वी नीड द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? अब पार्लियामेंट तो है, बट पार्लियामेंट में एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, तो हमें दो हाउसेज की ज़रूरत क्यों है? द टर्म पार्लियामेंट रिफर टू द नेशनल लेजिस्लेचर, मतलब ये सेंटर में होता है. लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर. सेंटर और स्टेट. द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ टू हाउसेज. When there are two houses of the legislature, it is called bicameral. Bicameral मतलब दो कैमरा है, एक राज्यसभा टीवी है, एक लोकसभा टीवी है. तो जहाँ ऐसे दो हाउसेज होते हैं उनको बोलते हैं bicameral legislature. The two houses of the Indian Parliament are the Council of States and the Rajya Sabha. Council of States को राज्यसभा बोलते हैं. And House of the People, People House, People मतलब लोग, तो ये लोकसभा हो गई. राज्य, Council of States, राज्यसभा, तो ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट द ऑप्शन ऑफ एस्टैब्लिशिंग ईदर अ यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर. एट प्रेजेंट ओनली 7 स्टेट्स हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. तो यहाँ ऐसा प्रोविज़न भी है कि कुछ राज्यों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो सकता है, वहाँ पे भी एक विधानसभा और विधान परिषद होगी. ऐसा अभी कुछ ही राज्यों में है, सब राज्यों में नहीं है. ये इंडिया का मैप है, ऑल्दो ये थोड़ा पुराना मैप है. इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद किन नए राज्यों में है. आप इसका लेटेस्ट लिस्ट बताइए, किस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं. तो ये स्टेट्स का यहाँ पे नाम दिया है. कंट्रीज विद लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी. अब कंट्री इंडिया ह्यूज साइज है एंड डाइवर्सिटी भी ह्यूज है, तो ये यूजुअली प्रेफर करती है दो हाउसेज ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर को, to give representation to all sections in the society and to give representation to all geographical regions or parts of the country. तो हम ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज कंट्री हमारी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे डाइवर्सिटी भी है, तो सभी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, सभी जोग्राफिकल रीजन्स का. दैट इज़ वाई हमने लोकसभा और राज्यसभा बनाया है. अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैज़ वन मोर एडवांटेज. इसका एक और फ़ायदा है. बाइकैमरल लेजिस्लेचर मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकन्सिडर्ड, मतलब एक हाउस ने डिसीजन लिया, सेकेंड हाउस उसको रिव्यू कर सकता है, तो इससे एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं. एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू द अदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन. दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस, और दो बार डिस्कशन होगा, डिटेल डिस्कशन होगा, स्क्रूटिनी होगा, तो चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे. दिस एंश्योर्स अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर. Even if one house takes a decision in haste, that decision will come for discussion in the other house and reconsideration will be possible. तो डबल चेक हो रहा है यहाँ पे, और दैट इज़ वाई ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर का एक और फायदा है. अपर हाउस could perform the useful function of being a revising body and its views may count but not its vote. Those who could not enter into the rough and tumble of active politics could advise the lower house. तो ये भी एक बात होती है. अपर हाउस जो है उसमें जैसे राज्यसभा है, तो राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं जैसे कि लोकसभा में होते हैं. तो उस केस में ये एक विंडो भी रहती है कि कुछ हमने ऐसे मेंबर्स भी देखे हैं सांसद में जो लोकसभा में चुनाव लड़के नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो फिर राज्यसभा का रूट फॉलो करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन वे. सो राज्यसभा को हम पहले डिस्कस करते हैं. अभी राज्यसभा जो होती है, ईच ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है. लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है और राज्यसभा का डिफरेंस होता है. राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स ऑफ इंडिया को. राज्य लिखा है मतलब जो इंडिया के 28 स्टेट्स हैं ये उनको रिप्रेजेंट करेगी. इट इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, मतलब ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है. रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. फॉर एग्जांपल आप हरियाणा में हैं, हरियाणा से आप हरियाणा की विधानसभा में चुनाव में विधायक दल को सेलेक्ट करेंगे. ये विधायक दल फिर हरियाणा से राज्यसभा के मेंबर सेंड करेंगे, तो दैट इज़ वाई ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधायक जो विधानसभा में हैं वो इलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. वी कैन इमेजिन टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकेंड चैम्बर. यहाँ दो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं.
One way is to give equal representation to all the parts of the country, irrespective of their size or population. We may call this as asymmetric representation. और एक दूसरा तरीका हो सकता है, ऑन दी अदर हैंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन. तो एक तरीका था 28 स्टेट्स हैं, सबको बराबर बराबर सीट दे दिया, हर स्टेट को एक फिक्स्ड सीट दे दी. दूसरा तरीका है 28 स्टेट्स तो हैं बट हर एक की पॉपुलेशन डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उन्हें राज्यसभा की सीट्स देंगे. ये जो सेकंड मेथड है मीन्स दैट रीजन्स और पार्ट्स हैविंग लार्ज पॉपुलेशन वुड हैव more representatives in the second chamber than regions having less population. फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश में देखिए, यहाँ पे राज्यसभा में ज़्यादा मेंबर्स हैं, और वही आप सिक्किम में देखिए, गोवा में देखिए, यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स कम हो जाएंगे. वाई? बिकॉज पॉपुलेशन का डिफरेंस है. यूएसए में एवरी स्टेट हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट. दिस एंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स. तभी हम यूएसए को ये भी बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. स्टेट्स के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है. बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्जर स्टेट. द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अडॉप्टेड फॉर द राज्यसभा डिफरेंट है फ्रॉम देन इन द यूएसए. द नंबर ऑफ members to be elected from each state has been fixed by the फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे शेड्यूल बना रखे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं. तो जो फोर्थ शेड्यूल है इसमें फिक्स कर दिया गया है कि किस स्टेट के पास कितने राज्यसभा का सीट आएगा. वॉट वुड हैपन इफ वी वर टू फॉलो द अमेरिकन सिस्टम ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा. अगर हमने अमेरिकन फॉलो किया होता तो क्या होता? यूपी विद द पॉपुलेशन 1998 में 12 lakh would get seats equal to that of Sikkim, whose population is only 6.1 lakh. The framers of the constitution wanted to prevent such discrepancy because population बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है यूपी में भी और इधर सिक्किम में भी. तो अगर हम सब में बराबर बराबर सीट्स बांट देते तो वो फिर डिस्क्रिपेंसी आ जाती एक बड़े पॉपुलस स्टेट में और एक छोटे स्टेट में. States with larger population get more representatives than states with smaller population get. Thus, a more populous state like उत्तर प्रदेश 31 members to the Rajya Sabha आते हैं, जबकि small और less populous states जैसे कि सिक्किम, यहाँ पे केवल एक ही सीट आती है राज्यसभा में. तो हमने population को क्राइटेरिया बनाया है कि राज्यसभा में राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है तो किस राज्य से कितने नंबर ऑफ सीट्स आएंगी. मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years. तो हर एक जो मेंबर होता है वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है. दे कैन गेट री इलेक्टेड और इनका फिर से री इलेक्शन भी पॉसिबल है. ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम. नाउ दिस इज द थिंग, जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है ऐसे राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती. राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा जो होते हैं ये कंप्लीट करते हैं अपना टर्म, और इलेक्शंस फिर इनके लिए हेल्ड होता है फॉर दोज 1/3 सीट्स ओनली. तो ये परपेचुएटी में कंटिन्यू रहती है राज्यसभा. हर जो मेंबर है हर 2 साल में 1/3 मेंबर कंप्लीट होते जाएंगे और वो उनकी बजाय एक नया सेट ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे. तो 1/3 1/3 1/3 2 2 2 तो 6 साल में साइकिल कंप्लीट हो जाती है ऐसे. तो ये बट कंटिन्यू रहती है, ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी बिकॉज हर 2 years में डिफरेंट सेट ऑफ 1/3 पीपल गेट रिटायर्ड और फिर उनका रिप्लेसमेंट आ जाता है. राज्यसभा नेवर फुल्ली डिसॉल्व, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. एडवांटेज है इस अरेंजमेंट का इज दैट इवन व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस, मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी कॉल्ड एंड अर्जेंट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड. मतलब देयर इज ऑलवेज वन हाउस. हमारे पास अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो गई तो भी राज्यसभा वहाँ पे अवेलेबल होगी. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम. Apart from the elected members, Rajya Sabha also has 12 nominated member. अब ये nominated member ऐसे होते हैं कि ये चुनाव लड़के, इनडायरेक्ट चुनाव लड़के राज्यों के थ्रू नहीं आए हैं, इनको नॉमिनेट किया जाता है और नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये नॉमिनेट करते हैं इन मेंबर्स को. These nominations are made from among those persons who have made their mark in the field of, say, literature, science, art, social services, some exceptional work जिन्होंने किया है. और अगर जो राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा में अपने एक्सपीरियंस, अपने वर्क से वो काफ़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देंगे. तो इस लॉजिक के हिसाब से हमने 12 सीट्स ऐसी रखी है जहाँ से हम नॉमिनेट करके मेंबर्स को सेंड करेंगे. ये है बाईकैमरलिज्म इन जर्मनी. जर्मनी में भी बाईकैमरलिज्म है.
जर्मनी में बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउस, जर्मनी में बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर है, 2 हाउसेज हैं, फेडरल असेंबली जिन्हें कहते हैं, और एक होती है फेडरल काउंसिल, असेंबली एंड काउंसिल। असेंबली इज इलेक्टेड बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंबाइनिंग डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लास्ट क्लास में हमने देखा यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। 16 फेडरल स्टेट्स हैं जर्मनी में, रिप्रेजेंट होते हैं फेडरल काउंसिल में। फिर 69 जो सीट्स हैं वो आती हैं फेडरल काउंसिल में, और डिवाइडेड अमंग देम जो स्टेट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ पॉपुलेशन इज अगेन अ क्राइटेरिया। ये मेंबर्स जनरली मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल और अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द फेडरल स्टेट। जर्मन लॉ के अकॉर्डिंग ऑल द मेंबर्स फ्रॉम वन स्टेट हैव टू वोट एज अ ब्लॉक। एक स्टेट है तो सारे मेंबर्स एज अ ब्लॉक वहाँ पे वोट करेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। समटाइम्स ड्यू टू कोलिशन गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे दे फेल टू रीच अग्रीमेंट और एज अ ब्लॉक नहीं हो पाएगा तो फिर वो एब्सटेन हो जाते हैं। देन यहाँ पे डज नॉट वोट ऑन ऑल लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव बट ऑल द पॉलिसी एरियाज ऑन विच द फेडरल स्टेट्स हैव कॉन्करेंट पावर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेडरल रेगुलेशन मस्ट बी पास्ड बाय इट। इट कैन ऑल्सो वीटो सच लेजिस्लेशन। तो उन्होंने भी यहाँ जर्मनी में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे 2 हाउसेस बनाए हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे ही यहाँ पे फेडरल असेंबली है और फेडरल काउंसिल है। ये देन अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं। तो ये तो बात हुआ राज्यसभा का। अब यहाँ पे लिखा है आई डोंट अंडरस्टैंड वाई देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटिंग दीज स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट। इवन सचिन तेंदुलकर भी नॉमिनेट हुए थे। whom do they represent and do they really contribute much to the proceedings of the Rajya Sabha? Try to answer this question, think on this line. पर्पज़ ये है कि ये जो एमिनेंट पर्सनस होते हैं ये अपने वर्क अपने एक्सपीरियंस से पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में एनरिचमेंट लाते हैं, वेरिड एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो इसीलिए इनको नॉमिनेटेड मेंबर में रखा जाता है। ये है लोकसभा। लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है, मतलब लोकसभा में और विधानसभा में। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन एंटायर कंट्री स्टेट इन केस ऑफ विधानसभा में राज्य और लोकसभा में पूरा देश वोट करता है। ये डिवाइड होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज ऑल्सो अगेन अ क्राइटेरिया। पॉपुलेशन के हिसाब से हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइन कर दी है और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसे हमने यहाँ पे डिवीज़न करके हम इलेक्शंस कराएंगे। One representative is elected from each constituency through universal adult suffrage, where the value of vote of every individual would be equal to another. तो एक universal adult suffrage है, हर 18+ पर्सन वहाँ पे है जिसका नाम है लिस्ट में, वो वोट कर सकता है और हर किसी के वोट का सेम पावर होगा। At present there are 543 constituencies. These numbers has not changed since 1971 census. इसको क्यों हमने ऐसा फ्रीज कर रखा है? बिकॉज पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स का डिफरेंट रहा है। सो दैट इज़ वाई सदर्न स्टेट्स डिसएडवांटेज में नहीं हो जाए, उसको स्टॉप करने के लिए हमने 1971 को फ्रीज कर दिया है। लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. दिस इज द मैक्सिमम. वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन द एग्जीक्यूटिव बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर लोकसभा कैन बी डिजॉल्व। ये लोकसभा होती है ना, ये परमानेंट बॉडी नहीं है राज्यसभा की तरह, ये डिजॉल्व हो जाती है। इफ़ नो पार्टी और कोलिशन कैन फॉर्म द गवर्नमेंट और इफ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेज द प्रेसिडेंट टू डिजॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शन। तो अगर लोकसभा बनी बट वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, पार्टी कोई भी पार्टी सरकार बनाने में असमर्थ है, कोलिशन नहीं बन रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया कि इस लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए और फिर नए चुनाव होने चाहिए, तो उस केस में भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। डू यू थिंक दैट कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा हैज़ प्रोटेक्टेड द पोजिशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया? क्या ऐसा है क्या? राज्यसभा जो है ये स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है, तो उनको इन अ वे ये प्रोटेक्ट भी करती है। Should indirect election of Rajya Sabha be replaced by direct elections? What would be its advantages and disadvantages? So always this is a good method. हमें सोचना चाहिए, think in different if अगर ऐसा है तो ये क्यों नहीं है? So this improves our understanding. Think on this direction. 1971 में census the number of seats in the Lok Sabha has not increased. Do you think that it should be increased? What should be the basis for this? अब हम बात करते हैं व्हाट डज द पार्लियामेंट डू। पार्लियामेंट बन तो गई, लोकसभा भी हो गई, राज्यसभा भी हो गई, बट ये काम क्या करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर? डू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव सिमिलर फंक्शंस? क्या दोनों हाउसेज के सिमिलर फंक्शंस हैं?
Is there a difference in the powers of the two houses? Apart from lawmaking, the parliament is engaged in many other functions. Let us list the functions of the parliament. तो पहला, legislative functions. Legislative functions का मतलब होता है कानून बन रहा है वहाँ पे. Parliament enacts legislation for the country. Despite being the chief law-making body, Parliament often merely approves legislation. अप्रूव करती है legislation. यहाँ पे enacts legislation. The actual task of drafting the bill is performed by the bureaucracy. तो यहाँ पे ये कहा है कि जो सांसद आते हैं ये एक्चुअली में अप्रूव करते हैं, बिकॉज जो निटी ग्रिटी है, फाइन डिटेल्स हैं लेजिस्लेशन का, वो तो काम करते हैं ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब ब्यूरोक्रेसी, अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न. बट जो मिनिस्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये उनको गाइड करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव को कि किस डायरेक्शन में कानून बनना चाहिए, और फिर ये उस कानून की जो फाइन डिटेल्स हैं उसको प्रिपेयर करता है ब्यूरोक्रेसी. द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट. नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट. तो कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी है बिल को यहाँ पे लाने के लिए. नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट. ये गवर्नमेंट बिल्स हैं. मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बिल, बट दीज हैव नो चांस ऑफ बीइंग पास्ड विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये भी हो सकता है कि आप विधानसभा या सांसद में हैं बट आप सरकार का पार्ट नहीं है, तो आप उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ प्राइवेट मेंबर बिल. बट प्राइवेट मेंबर बिल में बिकॉज जिनकी सरकार है उनका मेजॉरिटी है लोकसभा में, तो प्राइवेट मेंबर बिल को अक्सर पास करने में डिफ़िकल्टी होती है. ये है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव. अब ये पार्लियामेंटेरियन है, ये कंट्रोल करेंगे एग्जीक्यूटिव्स को. कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड ensuring उनकी अकाउंटेबिलिटी. Perhaps the most vital function of the parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority and remains responsible. तो political executive, even permanent executive भी, तो parliament एक चेक रखती है इन सब में to the people who have elected them. We shall discuss this function in great detail later in this chapter. तो executives होते हैं, इनके लिए काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनसे. इनकी रिपोर्ट्स आती है, रिपोर्ट्स की जांच होती है, कैग आता है, कैग की रिपोर्ट, सीईसी की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स. और ये रिपोर्ट्स लेड होती है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट डिफरेंट कमेटी से उन रिपोर्ट्स को स्टडी करती है और फिर कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव में. अगर बजट पास करना है तो वो भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन वे टू कंट्रोल दी एग्जीक्यूटिव. फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं. Government is about spending a lot of money on different matters. Where does the money come from? Every government raise resources through taxation. अब taxation के थ्रू सरकार कर का वसूली करती है. However, in a democracy, legislature control taxation and the way in which money is used by the government. तो सरकार ने टैक्स लिया लोगों को, ये जो तरीका होगा और फिर ये जो पैसे आए इसका खर्चा कैसे करना है, ये पूरा डिसाइड करता है ये लेजिस्लेचर. If the government of India proposes to introduce any new tax, it has to get the approval of the Lok Sabha. तो लोकसभा अप्रूवल ज़रूरी है. बिना लोकसभा के अप्रूवल के लिए पैसे खर्च नहीं हो पाएंगे जब तक अप्रूवल नहीं है. Financial powers of parliament involve grant of resources to the government to implement its program. Government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resources that it wishes to raise. और इसके बदले में गवर्नमेंट वहाँ पे एक पूरा डिटेल्ड देती है, रिपोर्ट देती है पार्लियामेंट को कि कैसे मनी कहाँ पे स्पेंड हुआ, और पार्लियामेंट उसको स्टडी करेगा. लेजिस्लेचर ऑल्सो इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड नहीं होना चाहिए. दिस इज डन थ्रू द बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो दिस इज ऑल्सो वन वे कि कंट्रोल हो रहा है एग्जीक्यूटिव का फाइनेंशियल सेक्टर में. ये काम भी पार्लियामेंट के द्वारा किया जा रहा है. Parliament is the boss and ministers are looking very humble here. That is the effect of the parliament's power. सैंक्शन मनी टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़. जो अलग अलग खर्चा करना है मिनिस्ट्रीज़ को, फाइनेंस को, रोडवेज़ को या फिर एविएशन को, डिफेंस को, पार्लियामेंट उस पैसे को अप्रूवल दे रही है और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. अब ये बात है रिप्रेजेंटेशन का. पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है डाइवर्जेंट व्यू ऑफ मेंबर्स. डिफरेंट रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप सब सांसद में आते हैं और फिर एक यूनाइटेड होलिस्टिक एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है पूरी कंट्री का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से. फिर डिबेटिंग. सांसद में आप कभी लोकसभा, राज्यसभा टीवी में देखना, ऑल्दो ये दोनों अब मर्ज होने वाले हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे कि डिबेट्स बहुत अच्छी होती है. पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री.
There is no limitation on its power of discussion. Members are free to speak on any matter without fear. और इससे क्या होता है? This makes it possible the parliament to analyze any or every issue that faces the nation. तो debate power is one thing. These discussion constitute the heart of democratic decision making. अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन की. पार्लियामेंट हैज़ द पावर ऑफ डिस्कसिंग एंड इनेक्टिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो है बोथ द हाउसेस का वो सेम है. राज्यसभा और लोकसभा में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं पावर डिलीवरी में और शेयरिंग में, बट इधर दोनों में सेम पावर्स हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ बोथ द हाउसेस आर सिमिलर. All constitutional amendments have to be approved by a special majority of both house. तो स्पेशल मेजॉरिटी होना ज़रूरी है जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं. तो दिस इज़ वन थिंग. इलेक्टोरल फंक्शंस होते हैं. पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, वो भी पार्लियामेंट से होता है. जुडिशियल फंक्शन है. जुडिशियल फंक्शन पार्लियामेंट में होता है. प्रपोजल फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट है, उसमें पार्लियामेंट उसको फॉलो करेगी. वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है, अब इम्पीचमेंट हो रहा है, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. तो पार्लियामेंट के पास एज अ जज काम करने का भी अधिकार है. जुडिशियल, इलेक्टोरल, कॉन्स्टिट्यूशन, देन दिस इज डिबेटिंग एंड दिस इज रिप्रेजेंटेटिव. तो ये कुछ फंक्शंस हो सकते हैं पार्लियामेंट के. अब राज्यसभा की क्या पावर है? सो वी डिस्कस्ड above the functions that are performed by the parliament in general. और पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों हो गई. However, bicameral legislature में there is some difference between the powers of the two houses, लोकसभा एंड राज्यसभा में. इस चार्ट में हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. पहले हम देखते हैं पावर्स ऑफ द लोकसभा. लोकसभा जो है ये लॉ बना सकती है ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट में. यूनियन लिस्ट 3 लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट. यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लोकसभा डिसीजंस में रिलेटेड लॉ बना सकती है. कैन इंट्रोड्यूस एंड इनेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल. मनी बिल में लोकसभा को स्पेशल पावर होता है, तो ये लोकसभा का अधिकार है. पावर्स ऑफ राज्यसभा में कंसिडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल. मनी बिल का जो है उसमें राज्यसभा को लिमिटेड पावर्स हैं, वो ज़्यादा इसे डिले भी नहीं कर सकती है. सजेस्ट कर सकती है अमेंडमेंट टू मनी बिल ओनली. लोकसभा अप्रूव करता है प्रपोजल फॉर टैक्सेशन बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. देन लोकसभा कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रिजोल्यूशंस, मोशंस थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो तभी हम देखते हैं जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल कहाँ पे होते हैं? लोकसभा के लिए. लोकसभा टर्म यूज होता है, ना कि पार्लियामेंट. लोकसभा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लोकसभा अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव करेगी, इलेक्ट करेगी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को, रिमूव करेंगी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, एस्टैब्लिश करेगी कमिटीज एंड कमीशंस एंड कंसिडर देयर रिपोर्ट. जबकि जो राज्यसभा है ये मनी बिल में कम पावर है, उनको अप्रूवल कर सकती है या फिर अमेंडमेंट बस बता सकती है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अप्रूवल राज्यसभा का ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशनल में दोनों सिमिलर पावर्स रखती हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. एक्सरसाइज करेगी कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, मोशंस एंड रिजोल्यूशन. पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. वाइस प्रेसिडेंट जो रिमूवल है वो केवल और केवल यहाँ राज्यसभा से आता है. कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट. नाउ हमने यहाँ देखा था ये यूनियन और कॉन्करेंट में लॉ बना पाते थे, बट अगर स्टेट लिस्ट में लॉ बनाना है लोकसभा को तो राज्यसभा यहाँ पे वो एक स्पेशल ऐसा प्रोविज़न ला सकती है. मेक लॉ ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट एज वेल. सो ये तो डिफरेंस हुआ, दोनों का कंपैरिजन हुआ. कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं राज्यसभा की. सो एज यू नो द राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. ये एक इंस्टीट्यूशन है, मैकेनिज्म है टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स. 28 स्टेट्स यूटीज यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. इट्स पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट. देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट्स द स्टेट मस्ट बी रेफर टू इट फॉर इट्स कॉन्सेंट एंड अप्रूवल. तो स्टेट का अप्रूवल ज़रूरी होगा. Thus, if the Union Parliament wishes to remove a matter from the state list over which only the state legislature can make law to either the Union or concurrent list in the interest of the nation, approval of Rajya Sabha ज़रूरी हो जाता है.
दिस प्रोविज़न एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। तो जब कोई ऐसा काम करना है जो स्पेसिफिक राज्य के स्तर का है तो वहाँ पे राज्यसभा का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। दिस प्रोविज़न एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। यूनियन लिस्ट के भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दिल्ली, पुडुचेरी, जहाँ पे ये एक हमारी जहाँ पे विधानसभा एग्जिस्ट करती है। This provision adds to the strength of Rajya Sabha. However, experience shows that members of the Rajya Sabha represent their parties more than they represent their states. Now, that is another issue. Powers exercised only by the Lok Sabha hai. Then there are powers that only the Lok Sabha can exercise. Exclusive hai. Rajya Sabha cannot initiate. Now, it is important. Rajya Sabha initiate नहीं कर सकती, reject नहीं कर सकती, amend money bill. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सी लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कॉम एंड नॉट राज्यसभा। देयरफॉर राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट राज्यसभा कभी भी गवर्नमेंट को रिमूव नहीं कर पाएगी। कैन यू एक्सप्लेन वाई? राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द एमएलए एंड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, सो दैट इज वाई इनको ये अथॉरिटी नहीं दी गई है, जबकि लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थी। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ गिविंग सर्टेन पावर्स टू द राज्यसभा। डेमोक्रेटिक फॉर्म में एज अडॉप्टेड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी। तो दैट इज़ वाई लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली पीपल ने इलेक्ट किया है, तो दैट इज़ वाई उनका पावर भी ज़्यादा होगा। सो बाय दिस लॉजिक द रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल शुड हैव द क्रूशियल पावर ऑफ रिमूविंग द गवर्नमेंट, कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस। सो दैट इज़ वाई लोकसभा को ज़्यादा पावर दिया गया है इन कंपेरिजन टू राज्यसभा इन सर्टेन एरियाज। In all other spheres, including passing of non-money bill, constitutional amendment, impeaching the president, removing the vice president, the powers of Lok Sabha and Rajya Sabha are co-equal. तो there are certain cases जहाँ पे राज्य सभा को special powers हैं, बाकी जगह similar है, और कुछ जगह राज्य सभा को कम power है in comparison to लोक सभा। So, like the Lok Sabha controls the purse, then it must be the more powerful house. तो ऐसा अक्सर इसलिए भी बोला जाता है लोक सभा is more powerful than राज्य सभा in certain matters only. Now, how does the parliament make law? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि law कैसे बनता है। The basic function of any legislature is to make laws for its people. Legislature नियम बनाता है अपने लोगों के लिए। डेफिनेट प्रोसीजर इज फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। तो एक तरीका फॉलो होना चाहिए लॉ बनाने में, एक सेट प्रोसीजर है, सेट एस्टैब्लिशमेंट है। सम ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ लॉ मेकिंग आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल सम हैव इवॉल्व फ्रॉम कन्वेंशन। तो दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई है और कुछ चीज़ें होती हैं जो बाय कन्वेंशन है, मतलब ऐसा हमने मान्यता बना ली है। Follow a bill through the legislative process and you will clearly see that the law making process is technical and even tedious. Now there are so many things in this law making process as well, but for now we are restricting our discussion to this NCERT class 11th level. ये जो बिल है ये बिल इंट्रोड्यूस होता है ईदर हाउस में इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। मनी बिल तो केवल लोकसभा में होगा, नॉन मनी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ये क्या हुआ, बिल हुआ। ये बिल सेंट होता है एक कमेटी को और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। कमेटी अपनी रिपोर्ट्स देती है, पीपल भी अपने इनपुट्स देते हैं। हाउस मे और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट, डिटेल डिस्कशन होता है बिल का, बिल एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है। फिर ये एक हाउस का काम कंप्लीट हो गया, अब ये डबल डिस्कशन के लिए दूसरे हाउस में जाएगा, सेंड टू द अदर हाउस। अदर हाउस अप्रूव करेगा और रिकमेंडेशंस देगा। अगर वो जो रिकमेंडेशंस हैं प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड्स बैक्स फॉर रिकन्सिडरेशन। अगर जो दूसरे हाउस ने कुछ जो रिकमेंडेशंस दिए, अमेंडमेंट्स दिए, फर्स्ट हाउस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर दोनों हाउसेज ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट उसे अप्रूव भी कर सकते हैं या फिर एक बार वापस रिटर्न भी कर सकते हैं कि आप इसको रिकन्सिडर करो। तो रिकन्सिडर करने के लिए भेजा है तो फिर हाउस उसको फिर से डिस्कस करेगा। अगर सेम चीज़ वापस भेजा तो प्रेसिडेंट सेकेंड टाइम मना नहीं कर पाएंगे और बिल बिकम्स लॉ। तो जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तब बिल बनता है एक्ट। जब तक प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया है वो एक्ट नहीं बना है। बट इससे पहले ही जो दूसरे हाउस ने रिकमेंडेशंस दिए और वो पहले हाउस को पसंद नहीं आए तो दोनों हाउसेज में क्लैश हो जाएगा। तो उसमें जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायर्ड होता है जिसमें दोनों हाउसेज एक साथ मिलते हैं और फिर उस बिल को डिस्कस करते हैं और फिर उसका आगे वे फॉरवर्ड होता है। सो इस तरीके से बहुत रफली बेसिक हमने ये देखा कैसे बिल पास होता है। बिल इज ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ होता है। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल। नॉन मिनिस्टर प्रपोज करता है बिल को तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। अ बिल प्रपोज बाय मिनिस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज गवर्नमेंट बिल। तो गवर्नमेंट मतलब मिनिस्टर, प्राइवेट मतलब नॉन मिनिस्टर।
लेट अस सी हाउ दिस डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ अ बिल क्या होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ बिल हैं, एक है गवर्नमेंट बिल, एक है प्राइवेट मेंबर बिल। यहाँ मनी बिल हो सकता है और नॉन मनी बिल हो सकता है। नॉन मनी बिल ऑर्डिनरी बिल हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। मनी बिल अपने आप में एक स्पेशल टाइप ऑफ बिल होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, स्पीकर इसको एंडोर्स करेंगे, तो दैट इज मनी बिल। नॉन मनी में ऑर्डिनरी और CAB है। Now, even before a bill is introduced in the parliament, there may be a lot of debate on the need for introducing such a bill. Political party pressurize करेगी the government to initiate a bill in order to fulfill its election promise, जो manifesto में लिखा है उसको fulfill करने के लिए, to improve its chances of winning forthcoming elections. फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, मीडिया होता है, सिटीजन फोरम्स होते हैं, ये परसुएट करते हैं गवर्नमेंट को कि एक पर्टिकुलर लॉ लाने की ज़रूरत है। लॉ मेकिंग इज दस फॉर मेयरली अ लीगल प्रोसीजर, बट एक पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन भी होता है। तो ये बिल इस तरीके से ज़रूरी होता है बिकॉज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। The preparation of bill itself involves many considerations such as resources required to implement the law, क्या क्या resources required हैं, support or opposition that the bill is likely to produce, the impact that the law may have on the electoral prospect of the ruling party। तो ये सारे पैरामीटर्स ध्यान में रख कर सरकार ऐसे बिल लेके आती है। जब कोलिशन पॉलिटिक्स है तो अलग अलग जो पार्टी हैं उनकी अलग अलग डिमांड है, उनको फुलफिल करना पड़ता है, कोलिशन कमिटमेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। So bill proposed by the government has to be acceptable to all the partners of the coalition. Such practical consideration can hardly be ignored. Cabinet consider करती है all these को before arriving at a decision to enact a law. एक बार कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया the policy behind the legislation, the task of drafting the legislation begin. तो पहले तो कैबिनेट ने पॉलिसी अप्रूव किया, अब इसकी जो फाइन डिटेल्स हैं वो तैयार होना चालू होगी और इसको हम बोलेंगे कि ड्राफ्ट बिल आया है, ड्राफ्ट बिल हमने प्रिपेयर किया है। द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। फॉर इंस्टेंस द बिल रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21 विल बी प्रिपेयर्ड बाय लॉ मिनिस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में ऑल्सो बी इन्वॉल्व्ड इन इट। विद इन द पार्लियामेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड होगा लोकसभा में या राज्यसभा में, मेंबर ऑफ द हाउस कर सकते हैं, यूजुअली मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो सब्जेक्ट हैं, तो ताकि ये गवर्नमेंट बिल हो जाए ऐसे इंट्रोड्यूस होता है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड केवल और केवल लोकसभा में। एक बार ये पास होता है तो इट इज़ सेंट टू द राज्यसभा। राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट्स या सजेशंस बस दे सकती है, सजेशंस दे सकती है, इसको मानना नहीं मानना लोकसभा के ऊपर होगा। लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस इन द कमिटी। अब अलग अलग कमिटीज़ होती हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी होती है, देयर आर सो मेनी, और वो इन बिल को बहुत डिटेल में डिस्कस करती हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटीज देन सेंड टू द हाउस, दैट इज़ वाई कमिटीज आर रेफर टू एज मिनिएचर लेजिस्लेचर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर इसके बाद सेकेंड स्टेज इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, थर्ड एंड फाइनल स्टेज में बिल में वोटिंग होती है। अगर वो नॉन मनी बिल है, पास्ड बाय वन हाउस है, इट इज़ सेंट टू द अदर हाउस वेर इट गोज थ्रू एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर। सो ये ब्यूटी है दो हाउसेज रखने का, एक जगह पूरा बिल स्टेप्स फॉलो हुआ, सेकेंड भी वो पूरा फिर वैसे ही स्टेप फॉलो होगा, और दो बार फॉलो होगा मतलब लैप्सेस चांसेस ऑफ एरर कम हो गए। एज यू नो अ बिल हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज फॉर इनेक्टमेंट। इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ऑन द प्रपोज्ड बिल, अटेम्प्ट इज मेड टू रिजॉल्व इट थ्रू जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर डिसएग्रीमेंट हुआ तो जॉइंट सेशन होगा। In the few instances, joint session of the parliament were called to resolve a deadlock, और decision has to always go in favor of the लोकसभा। क्यों? क्योंकि लोकसभा का नंबर ज़्यादा है राज्यसभा के कंपैरिजन में, तो लोकसभा मेजॉरिटी में आ जाती है, तो अक्सर लोकसभा का यहाँ पे विन हो जाता है जब भी जॉइंट सेशन होते हैं। अगर मनी बिल है तो राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल या सजेस्ट कर सकती है चेंजेस, बट उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगी बिकॉज मनी बिल में राज्यसभा के पास कम पावर है। If it takes no action within 14 days, the bill is deemed to have been passed. तो मैक्सिमम 14 days का डिले कर सकती है राज्यसभा। Amendment to the bill suggested by the Rajya Sabha may or may not be accepted by the Lok Sabha। तो इस तरीके से ये मनी बिल भी यहाँ पे आता है। अब आर्टिकल 109 है, ये स्पेशल प्रोसीजर्स हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। 109, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। जब बिल पास होता है दोनों हाउस से, इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिजल्ट्स इन द इनेक्टमेंट ऑफ बिल इनटू अ लॉ, फिर वो बन जाता है एक्ट। सो डिस्कशन से हमने देखा लॉ मेकिंग प्रोसेस।
Now, do you think that Parliament can devote enough time for thorough discussions of the bill? No, this is the problem. Parliament के पास कई बार expertise नहीं होती और shortage of time होता है, तो वो बिल को thoroughly discuss नहीं कर पाते. If not, then what remedies would you suggest to overcome this difficulty? तो इसके लिए आप innovative सोचो, क्या ऐसा तरीका लाएं कि Parliament bills को अच्छे से डिटेल में discussion कर पाए, debate कर पाए. Now this is how does the Parliament control the executive. अब ये next part है. इसमें पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी एग्जीक्यूटिव्स को. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी और अ कोलिशन ऑफ पार्टी. तो एग्जीक्यूटिव कहाँ से आते हैं? एग्जीक्यूटिव मतलब जो सांसद जिस विनिंग पार्टी में ज़्यादा मेजॉरिटी आई है उनसे फिर जाके आगे बढ़ेंगे और सरकार का गठन करेंगे, तो वो एग्जीक्यूटिव है. कोलिशन पार्टी या जो विनिंग पार्टी है वहाँ से ये एग्जीक्यूटिव्स ड्रॉ होते हैं और इनकी मेजॉरिटी होती है लोकसभा में. So it is not difficult for the executive to exercise unlimited and arbitrary power with the support of the majority party. तो executives को ज़्यादा पावर है, सपोर्ट मिला हुआ है और इन्हीं के पार्टी के मेंबर लेजिस्लेचर में भी हैं, तो ये कोई भी नियम बना सकते हैं. तो अनलिमिटेड और आर्बिट्ररी पावर भी मिल जाती है. इन सच अ सिचुएशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्लिप इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप where the cabinet leads and the house merely follow, because house में मेजॉरिटी इस पार्टी की ही है. Only if the parliament is active and vigilant can it keep regular and effective check on the executives. There are many ways और इसके भी तरीके हैं in which parliament can control the executive. But basic to them all is the power and freedom of the legislature as people's representative to work effectively and fearlessly. Now ये दोनों बहुत important word है जो ज़रूरी है. For instance, no action can be taken against a member for whatever the member have said in the legislature. तो ये सेफगार्ड हैं ताकि ये जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, ये फ्रीली अपने व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट कर पाएँ बिना किसी डर के. दिस इज़ नोन एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. तो इनको प्रिविलेज दिया गया है, कुछ कलेक्टिव प्रिविलेज है और कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेज है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर फाइनल पावर इन डिसाइडिंग मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. तो जो स्पीकर हैं या चेयरमैन है, मीन्स जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस के, वो फाइनल पावर बताते हैं कि वो डिसाइड करेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं हुआ है. द मेन पर्पज ऑफ सच प्रिविलेज इज टू इनेबल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर टू रिप्रेजेंट द पीपल एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव के पास डिक्टेटरशिप, अनब्रिडल्ड पावर नहीं होना चाहिए, इन पे कंट्रोल ज़रूरी है और दैट इज़ वाई ये ज़रूरी हो जाता है लेजिस्लेचर का वर्क. हाउ डज़ द पार्लियामेंट एक्सरसाइज सच कंट्रोल? अब काम कैसे होगा? व्हाट आर द मीन्स? कौन से तरीके हैं उनके डिस्पोजल में? पार्लियामेंट्री कंट्रोल सक्सेसफुली इन कर्बिंग एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस. एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस को कैसे कंट्रोल करें? तो अब हम देखते हैं तरीके क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल के. सी, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंश्योर करता है एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी वेरियस स्टेजेस में, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और पॉलिसी एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में, मतलब पॉलिसी मेकिंग में भी और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी. द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द यूज ऑफ अ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस. एक है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, हर चीज़ को डेलिब्रेट होगा, डिस्कस होगा. अप्रूवल और रिफ्यूज़ल ऑफ लॉज हो सकता है. फाइनेंशियल कंट्रोल होगा और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होगा. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं पार्लियामेंट को ताकि वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कर सके. डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन क्या होता है? ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट करते हैं, चिंतन एंड टॉक करते हैं उसमें पॉलिसी डायरेक्शंस पे, एग्जीक्यूटिव पे एंड वे इन विच पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड. तो डिटेल्ड डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेटिंग ऑन बिल, कंट्रोल में ऑल्सो भी एक्सरसाइज ड्यूरिंग जनरल डिस्कशन इन दी हाउस. कोई भी लॉ आया तो उसका क्रिटिसिज्म होगा, फॉर अगेंस्ट में डिबेट्स होगा, उसका फाइन माइन्यूट डिटेल्स डिस्कस होंगे. एक होता है क्वेश्चन आवर, प्रश्न पूछे जाते हैं, विच इज़ हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. हर दिन ये होता है एवरी डे जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, चाहे बजट हो या मानसून हो या विंटर हो. मिनिस्टर्स हैव टू रेस्पॉन्ड, मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ेगा इन टू सर्चिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर. तो एक तो हुआ क्वेश्चन आवर, फिर एक जीरो आवर होता है. मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर. जीरो है मतलब इट कुड बी एनीथिंग, किसी भी मैटर का जो इंपॉर्टेंस है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप उसका डिस्कस कर सकते हो. पर मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई. हाफ एन आवर डिस्कशन मैटर होता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस, एडजर्नमेंट मोशंस, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को.
नाउ परहैप्स द क्वेश्चन आवर इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड बिकॉज यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं. कीपिंग विजिल ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं ये शो करते हैं ग्रेट इंटरेस्ट इन क्वेश्चन आवर एंड मैक्सिमम अटेंडेंस इज रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग दिस टाइम. तो इस टाइम पे जो एमपी हैं वो रहते हैं और सवाल पूछते हैं और मंत्री लोगों को उसका जवाब देना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एम्स एट eliciting information from the government on issues of public interest, जैसे कि प्राइस राइज क्यों हो रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन क्यों नहीं है, एट्रॉसिटीज़ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे क्यों है, ब्लैक मार्केटिंग क्यों है. ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब देना पड़ता है मिनिस्टर्स को. दिस गिव्स द मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. Discussion during the question hour are so heated that it is not uncommon to see members raise their voice. अक्सर बहुत heated debates होंगे. Walk to the well of the house होगा, walk out in protest होगा to make their point valid. This result in considerable loss of legislative time. अक्सर हम ऐसे सीन देखते हैं कि यहाँ पे फिर एडजर्न करना पड़ेगा बिकॉज अनरूली बिहेवियर हो रहा है पार्लियामेंटेरियन का और इससे लॉस ऑफ टाइम है. At the same time, we must remember that many of these actions are political techniques to gain concession from government and in the process force executive accountability. तो ये एक ऐसे बैलेंस बन गया है, यहाँ पे सिस्टम डेवलप हो गया है. It must be difficult to be a minister. This is like giving an examination almost every day. तो ये तो पहला तरीका हुआ. दूसरा तरीका है अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉ. लॉ का अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल इज नेसेसरी, वरना वो फिर आगे प्रोसीड नहीं होगा, एक्ट नहीं बनेगा. पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन. अप्रूवल होगा. अ बिल कैन बिकम अ लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. गवर्नमेंट दैट हैज द सपोर्ट ऑफ अ डिसिप्लिन्ड मेजॉरिटी may not find it difficult to get the approval of the legislature. Such approval however cannot be taken for granted because कई बार ये जो बिल आते हैं ये बिल पास नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं. दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटेंस बार्गेनिंग. तो मेंबर्स से बार्गेनिंग करनी पड़ती है, नेगोशिएशन होता है डिफरेंट मेंबर्स में, रूलिंग पार्टी कोलिशन में कि ये पॉइंट करेक्ट है ये पॉइंट नहीं करेक्ट है, लाइक दैट. गवर्नमेंट एंड अपोजिशन में इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ मेजॉरिटी इन लोकसभा बट राज्यसभा में नहीं है तो उस चक्कर में ये वो बिल राज्यसभा से पास नहीं हो पाते हैं, जैसे कि जनता पार्टी रूल 1977 में, एनडीए रूल इन 2000. गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू मेक सब्सटेंशियल कंसेशन टू गेन द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज. मैनी बिल्स सच एज लोकपाल बिल फेल्ड हो गया एनेक्टमेंट, टेररिज्म बिल जब वो राज्यसभा से पास नहीं हो पाया. तो लोकसभा राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट का एक और क्या रोल हो गया कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव में कि ये अप्रूवल और रेटिफिकेशन ऑफ लॉ में वर्क कर रहे हैं. नाउ दिस इज फाइनेंशियल कंट्रोल. एज मेंशन अर्लियर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट. पैसा जो होता है वो बजट पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट से. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को ऐसा करना ही पड़ेगा. This obligation allows the legislature to exercise control over the purse strings of the government. गवर्नमेंट का जो पैसा है, पैसे निकाल रही है, उस पर एक नज़र होती है पार्लियामेंट की. लेजिस्लेचर में रिफ्यूज़ टू ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट. कई बार ऐसा होता है कि लेजिस्लेचर उस पैसे को निकालने नहीं देंगे. काफ़ी टाइप के कट्स भी होते हैं, टोकन कट एट्सेट्रा. This seldom happens because the government ordinarily enjoys support of the majority in the parliamentary system. तो पॉलिसी कट इस टाइप का नहीं होगा, पैसे कट नहीं होंगे बिकॉज गवर्नमेंट को वहाँ पे मेजॉरिटी मिली है लोकसभा में. Nevertheless, before granting money, the Lok Sabha can discuss the reason for which the government required money. पूछा जाता है कि ये पैसा आपने निकाला है तो क्यों निकाला है, इसका ज़रूरत क्या है, कैसे खर्च होगा. It can inquire into cases of misuse of funds on the basis of the report of the Comptroller and Auditor General of India. तो तभी जो कैग होता है इसे हम बोलते हैं पब्लिक पर्स का गार्डियन है. ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, पीएसी, दोनों फ्रेंड्स होते हैं. बट द लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज नॉट ओनली एम्ड एट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी. ये केवल फाइनेंशियल प्रॉपर्टी ही नहीं है. लेजिस्लेचर इज कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द बजट. तो बजट में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है पॉलिसीज, लेजिस्लेचर उस पर इस तरीके से एक चेक लगा रहा है. थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. तो फाइनेंशियल कंट्रोल से लेजिस्लेचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल कर रहा है. तो ये कौन सा तरीका हुआ, ये फाइनेंशियल कंट्रोल हुआ. फाइनेंस
रेटिफिकेशन ऑफ लॉ ऑन दिस डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, ये हम देख रहे हैं कि कैसे लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है इन एग्जीक्यूटिव्स में। अब लास्ट है दैट इज दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल है और इसके बाद है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है एग्जीक्यूटिव में, पार्लियामेंट ने ये बोल दिया। मोस्ट पावरफुल वेपन है दैट एनेबल्स द पार्लियामेंट टू एंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा अगर सरकार काम नहीं करेगी, अगर लोकसभा का उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट हैज द सपोर्ट ऑफ इट्स पार्टी, कोलिशन पार्टी, मेजॉरिटी लोकसभा में है, पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट इज फिक्शनल देन रियल। तो जब तक मेजॉरिटी है, कॉन्फिडेंस है, देन इट इज़ ओके, बट द डे मेजॉरिटी इज गॉन, यहाँ आ जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। 1989 के बाद several governments have been forced to resign due to lack of confidence of the House. Each of these governments lost the confidence of the Lok Sabha because they failed to retain the support of their coalition partner. तो इसको बोलते हैं फ्लोर टेस्ट कराना, ताकि फ्लोर पे जाके हम पूछें हमें सपोर्ट है या नहीं है। Parliament can effectively control the executive and ensure a most responsive government. It is, however, important for this purpose there is adequate time at the disposal of the house, the members are interested in discussion और participate करें effectively और willingfully होना चाहिए to compromise amongst the government and the opposition. तो there is a willingness to compromise. यहाँ पे ये सब चीज़ें ensure करने के लिए ज़रूरी है adequate time दें, disposal of the house पे, discussions हो, participate करें effectively और एक willingness हो काम करने का, government का भी और opposition का भी। लास्ट 2 डेकेड में देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन सेशंस ऑफ द लोकसभा के सेशंस अक्सर एडजर्न हो जाते हैं, साइंड आए हो जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी यही चीज़ें हैं, टाइम स्पेंट ऑन डिबेट्स। मोर ओवर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव बीन प्लेग्ड बाय द एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम मतलब होता है सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल नहीं है टू डू अ ड्यूटी। तो कोरम अगर नहीं है वहाँ पे 1/10 मेंबर नहीं है तो फिर वो काम प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो ये एब्सेंस ऑफ कोरम होता है। इसमें अभी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हाउस ने सेक्रेटेरिएट ने एक डिसीजन लिया था न्यूज़पेपर में कि एब्सेंस ऑफ कोरम केवल इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए होना चाहिए, जनरल डे टू डे मैटर में बिना कोरम के भी काम हुआ सकता है, दैट इज पॉसिबल। बॉयकॉट ऑफ सेशन बाय द मेंबर्स ऑफ अपोजिशन विच डिप्राइव द हाउस पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव थ्रू डिस्कशन। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड हमने देखना है लास्ट 2 डेकेड्स में स्पेशली, कि ये एग्जीक्यूटिव पे जो कंट्रोल है वो कम होता जा रहा है पार्लियामेंट का, विच इज़ नॉट अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। दूरदर्शन का टेलीकास्ट देखें हम, तीनों कंटिन्यूस डेज में कलेक्ट करें न्यूज़पेपर, राज्यसभा लोकसभा टीवी में आता है जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है, वंडरफुल, एक बार उसको देखना चाहिए। फिर आता है रोल ऑफ द स्पीकर, क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर रीजन, नेचर ऑफ द इश्यूज कौन से डिस्कस कर रहे हैं। हमें प्रोएक्टिवली इस पे भी हमें वी शुड हैव सम इंटरेस्ट एंड नो द कैसे यहाँ पे वर्क हो रहा है, वेर एवर दे आर ऑल नेशनल और रीजनल इन कैरेक्टर। तुम्हें संसद से सवाल कोई नहीं करना है तो इस तरीके से हमें सवाल पूछना चाहिए, इससे बेटर होता है। वॉकआउट हो जाता है मतलब काम नहीं है, ये तुरंत एज अ प्रोटेस्ट मेजर वहाँ से वॉकआउट कर लेते हैं, मेजर है अपोजिशन का प्रोटेस्ट रजिस्टर कराने के लिए, बट ये ओवर यूज़ होता है और इसका रिजल्ट्स फिर इतने फ्रूटफुल नहीं होते हैं। अब होती हैं कमिटीज़ होती है मतलब एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आपने एक कमेटी बना दिया, फॉर एग्जांपल हाउस कीपिंग कमेटी है या फिर जनरल पर्पस कमेटी है, देयर इज़ अ कमिटी टू डू अ सर्टेन वर्क। सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पजेज। किसी भी काम के लिए एक कमिटी बन गया। दिस कमिटी प्ले अ वाइटल रोल लॉ मेकिंग में बट ऑल्सो इन डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस में भी। पार्लियामेंट मीट करती है ओनली ड्यूरिंग सेशंस, इट हैज़ वेरी लिमिटेड टाइम एट इट्स डिस्पोजल। मेकिंग ऑफ द लॉ फॉर इंस्टेंस रिक्वायर्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इशू अंडर कंसिडरेशन। दिस इन टर्न डिमांड ज़्यादा अटेंशन और टाइम चाहिए, तो दैट इज़ वाई कमिटी रिक्वायर्ड है एक स्पेसिफिक काम करने के लिए। सिमिलरली देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं, जैसे कि स्टडी करना है डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ ने बोला है कि हमें इतना पैसा चाहिए, डिफेंस ने बोला फाइनेंस मिनिस्ट्री से, या फिर से रोड ट्रांसपोर्ट ने इतना डिमांड किया, तो डिमांड फॉर ग्रांट को स्टडी करना है। लुकिंग इनटू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेट करना है करप्शन केसेस एंड ऑल। सो पार्लियामेंट्री कमेटी परफॉर्म करती है ये सारे फंक्शंस। 83 से इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी
20 सच डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटी है, 20 से भी ज़्यादा। स्टैंडिंग कमिटी सुपरवाइज करती है वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट से अटैच कर दिया है, वो उस डिपार्टमेंट पे पूरा निगरानी रखती है। बजट, एक्सपेंडिचर, बिल, ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट की। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी ऑक्यूपाई करती है पोजीशन ऑफ एमिनेंस इन अवर सोसाइटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप होती है पर्पज ऑफ डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर बिल, लाइक द जॉइंट कमिटी टू डिस्कस द बिल फॉर purpose of investigating financial irregularity, because in a way they want to set this executive accountable. Members of these committee are selected from both the houses, that is why it is called joint. Committee system has reduced the burden of the parliament. Many important bills have been referred to the committee को वो offload हो जाते हैं. Parliament has merely approved the work done in the committee, और parliament उसका approval disapproval करती है final work. Few occasional alteration. Of course, legally speaking, no bill can become law and no budget will be sanctioned unless approved by the parliament. Parliament approval is must, but the parliament rarely rejects the suggestions made by the committee. यहाँ पे गाडगिल साहब ने ये कहा था कि the nature of the legislature is such that there are restrictions only so far as procedure is concerned. तो procedure से related ही restrictions हैं, but in substance there is no restriction. कोई limitation नहीं है sovereignty of the legislature or parliament. Parliament can do anything. तो how does the parliament regulate itself? तो एक self regulation भी ज़रूरी है, अपने आप को ये चेक करके रखे. तो parliament as mentioned earlier is the debating forum. यहाँ debate होती है. It is through debates that the parliament performs all its functions. Such discussion may be meaningful and orderly so that functions of the parliament are carried out smoothly, और उसकी dignity intact होना ज़रूरी है. Unruly behavior है, lapse हो रहे हैं sessions, these are not right things. Constitution itself has made certain provision to ensure smooth conduct of business. जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लेजिस्लेचर में, वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं मैटर्स ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर के लिए. प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब से स्पीकर या फिर चेयरमैन. देयर इज़ वन मोर वे. प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल करते हैं बिहेवियर ऑफ द मेंबर को. नाउ यू मे हैव हर्ड अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ. ये अभी आज काफ़ी न्यूज़ में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी. आप एक पार्टी के टिकट से चुनाव लड़के आते हैं. वॉट वुड हैपन इफ दे डिसाइड टू लीव द पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड? चुनाव जीतने के बाद पार्टी अगर छोड़ दिया या पार्टी लाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं. For many years after independence, this issue was unresolved. Finally, एक agreement हुआ among the party कि legislature who is elected on one party ticket must be restricted, कि वो डिफेक्ट होके किसी दूसरी पार्टी में नहीं चले जाए. इसको स्टॉप करने के लिए हम लेके आए अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10th शेड्यूल आया जिसका नाम रखा एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट. इट कैन ऑल्सो बीन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय द 91st अमेंडमेंट में. इसमें और चेंजेस करेंगे हम. प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस अथॉरिटी है जो फाइनल डिसीजन लेता है ऑल सच केसेस में. नाउ आजकल क्या बात चल रहा है कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं क्या इनके पास लीगल नॉलेज होती है डिफेक्शन से रिलेटेड और किसको रिमूव करना है नहीं करना है. और दूसरी बात चलती है कि ये अनबायस्ड होते हैं या नहीं. एंड देन डिफेक्शन और डिसेंट में दोनों में डिफरेंस होता है कि डिफेक्शन मतलब आप पार्टी लाइन छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो. डिसेंट मतलब यू आर नॉट अग्रीइंग टू द पार्टी वॉट एवर पार्टी इज सेइंग. तो वो तो ठीक है, डेमोक्रेसी है वो. तो इसमें भी कुछ फाइन डिटेल्स चाहिए. अथॉरिटी हु मेक्स फाइनल डिसीजन ऐसे हैं. इफ इट इज़ अप्रूव मेंबर को डिफेक्ट हो जाता है देन सच मेंबरशिप ऑफ द हाउस है वो लॉस हो जाएगी. डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस लाइक मिनिस्टरशिप एट्सेट्रा. वॉट इज डिफेक्शन? If a member remains absent in the house when asked by the party leadership to remain present or votes against the instruction of the party or voluntarily leaves the membership of the party, it is deemed to be as defected. पार्टी ने कहा इस दिन आना है और आपको वोट डालना है इंपॉर्टेंट मैटर में, बट उस दिन वो मेंबर प्रेजेंट ही नहीं हुआ, एब्सेंट ही हुआ, तो वो डिफेक्शन है. एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 20 years शोज दैट एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू कर्ब डिफेक्शन. इसकी इतनी यूटिलिटी हुई नहीं है. आया राम गया राम वाला दौर था और वो दौर अभी भी चल रहा है. एंटी डिफेक्शन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ. दैट इज़ वाई इसमें डिमांड है कि अमेंडमेंट्स फर्दर अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड. बट इट इज़ गिवन एडिशनल पावर टू द पार्टी लीडरशिप एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द मेंबर. अब हम बात करते हैं कॉन्क्लूजन का. Have you watched the live telecast of the proceeding of the parliament? You will find that our parliament is truly rainbow है, colorful dresses हैं, symbolize कर रहे हैं different regions of the
कंट्री को। मेंबर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस करते हैं कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स में। दे कम फ्रॉम वेरियस कास्ट, रिलीजन, सेक्ट। फाइट भी होता है, बिटर भी होता है। मेनी टाइम्स इंप्रेशन इज क्रिएटेड दे आर वेस्टिंग द टाइम एंड मनी ऑफ द नेशन, बट वी हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट दीज हैव सेम पार्लियामेंटेरियंस कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, और ये ज़रूरी भी है। दे कैन एक्सप्रेस द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन, लेजिस्लेचर मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया की डाइवर्सिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। द sheer presence of members of diverse social background makes the legislature more representative and potentially more responsive to the people expectation. Parliamentary democracy में legislature body representing the wishes of the people है, occupy करती है high position of power and responsibility. Herein lies the democratic potential of the parliament, और ये ही हमारी strength है parliamentary form of government की। Exercise की बात करें तो यहाँ पे आलोक थिंक country needs efficient government, look after the welfare of the people, simply elect our prime minister, minister and left to them the task of government. तो हमें legislature की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ये क्या सही है? नो। चेक एंड बैलेंस, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्लास में डिबेट है बाइकैमरल सिस्टम का, फॉलोइंग पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस हुए, रीड द आर्ग्यूमेंट्स। अग्री हैं या डिसअग्री हैं आप इनसे? नेहा ने कहा बाइकैमरल लेजिस्लेचर डज नॉट सर्व एनी पर्पज। Sharma said that the nominated in the second chamber experts should be nominated. त्रिदीप बोल रहा है कि country is not a federation, then there is no need to have a second chamber. Now see, इनमें से क्या करेक्ट है? लोकसभा control the executive more effectively than the राज्यसभा, क्या ऐसा है? Rather than effective control of the executive, लोकसभा is a platform for the expression of popular sentiments. Expression of popular sentiment and people's expectation. क्या आप agree करते हो? Reasons दो। Following are some proposal for make the parliament more effective. Agree हैं या disagree हैं? Explain. Parliament should work for longer period, बढ़ा दें इनका। Attendance should be made compulsory. Speakers should be empowered to penalize members interrupt कर रहे हैं proceedings of the house में। Arif want to know if the minister proposes most of the important bill, majority party often gets the government bill passed. तो role of parliament in the law making process क्या हुआ? काफ़ी valid question है। What answer would you give him? Then which of the following statement you agree with the most? Legislature must be free to join any party they want. क्या ऐसा ठीक है? Anti-defection law has contributed to the domination of the party leader over the legislation. अगर आप पार्टी लीडर्स की बात नहीं मानोगे तो आपको डिफेक्ट करके पार्टी से, इनसे, पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप हो जाती है। Defection is always for selfish purposes and therefore a legislature who wants to join another party must be disqualified from being a minister for the next 2 years. ये भी आजकल ऐसा सजेशंस माने जा रहे हैं, क्या ये सही है? डॉली एंड सुधा डिबेट कर रही हैं एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट रिसेंट टाइम पे। डॉली बिलीव दैट डिक्लाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एविडेंट है, लेस टाइम स्पेंड है डिबेट में, डिस्कशन पे, इंक्रीज डिस्टर्बेंसेज हो रहे हैं, फंक्शनिंग ऑफ द हाउस एंड वॉकआउट्स भी हैं। सुधा कंटेंट करती है फॉल ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा इज अ प्रूफ ऑफ हिज वाइब्रेंसी। ये वाइब्रेंसी बता रही है, दिस इज अ गुड सिग्नल। What other arguments can you provide to support or oppose the position of Dolly and Sudha? Different stages है यहाँ पे, बिल कैसे पास होता है, इनको हमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। How has the system of parliamentary committee affected overseeing and appraisal of legislation? पार्लियामेंट अपना ऑफलोड कर देती है काम इन कमिटीज़ में, और कमिटी ही फिर सारा काम देखती है, पार्लियामेंट खुद को फ्री कर लेती है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है चैप्टर था। इसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट क्यों इतना ज़रूरी है, लेजिस्लेशन क्यों इतना ज़रूरी है, ये कैसे वर्क करता है, कमिटीज़ क्या होती हैं यहाँ पे, नो कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल कंट्रोल, रेटिफिकेशन ऑफ लॉ, एंड देन क्वेश्चन, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, एग्जीक्यूटिव को ये कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट कंट्रोल होता है यहाँ पे आर्टिकल 109 मनी बिल में। लोकसभा और राज्यसभा के हमने पावर्स देखे, बिल एक्ट कैसे बनता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, पावर्स ऑफ राज्यसभा क्या है। सो दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें जानना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड अवर लेजिस्लेचर, बिकॉज लेजिस्लेचर इज़ वेरी वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ अवर डेमोक्रेसी। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, राज्यों का रिप्रेजेंटेशन आता है। तो ये हमने पढ़ लिया लेजिस्लेचर भी। अब नेक्स्ट चैप्टर में वी विल टॉक अबाउट दिस जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जुडिशरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।